नमस्कार मित्रों। आज जब नोएडा के ट्विन टावर, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की वो दो जुड़वा इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई उन्हें नोएडा का कलंक बता रहा था, कोई भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बता रहा था। कुछ लोग प्रसन्न हैं और कुछ लोग दुखी। लेकिन विश्वास मानिए, अगर कोई व्यक्ति सबसे दुखी है इस विध्वंस से, तो मैं हूं। मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने करोड़ों रुपए उस बिल्डिंग में लगा दिए होंगे, या मैंने सुपरटेक में बहुत ज्यादा पैसे लगाए होंगे, या मैं शायद सुपरटेक का एडवोकेट होऊंगा, या नोएडा अथॉरिटी में कोई मेरा रिश्तेदार भ्रष्ट अधिकारी बैठा होगा जिसने परमिशन दी होगी और वो फंस रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं दुखी हूं, और दुखी क्यों हूं इसको जानने के लिए एक अनसुनी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। आप पूरी ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। जब ये दोनों टावर नोएडा अथॉरिटी ने सारे नियमों को तोड़ करके, उल्लंघन करके और स्वीकृत किया, तो उस समय मैं इस सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट जो सोसाइटी है उससे बहुत नजदीक रह रहा था। अब मैं थोड़ा सा दूर रहने लगा हूं। तो जब मुझे पता चला कि इतनी बड़ी 120 मीटर की लगभग ये बिल्डिंगें दो बनने वाली हैं, तो उत्सुकता हुई। लेकिन मेरा व्यवसाय क्या है, प्रोफेशन क्या है, मेरा चिंतन क्या है, मेरी एक देखने के नजरिया यह है, मैं हमेशा वास्तु के दृष्टिकोण से देखता हूं, कल्याण के दृष्टिकोण से देखता हूं, मंगल के दृष्टिकोण से देखता हूं। तो पास ही रहता था कि सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि यह गलत हो रहा है, क्योंकि यह वास्तु और फेंगशुई के नियमों के सारे एकदम विरुद्ध जाकर के यह निर्माण का प्रस्तावित किया गया था। मैंने नोएडा अथॉरिटी में संपर्क किया, काफी वहां परिचित लोग हैं। सुपरटेक में भी संपर्क किया, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रहेगी। तब तक निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था, हो हल्ला शुरू हो गया था, और जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सुपरटेक की वो भी सक्रिय हो गई थी। मैंने फिर और सक्रियता से इन लोगों को संपर्क किया। फिर सुपरटेक वालों ने से एक संवाद हुआ। सुपरटेक वालों से मैंने कहा कि क्या आपने इस बिल्डिंग के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए वास्तु का कुछ ध्यान रखा है? उन्होंने कहा पूरी तरह से रखा है। मैं चौंक गया। तो मैंने कहा किसने सलाह दी? तो उन्होंने एक सज्जन का नाम बताया। मैंने कहा क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है? उन्होंने कहा कि अरे बहुत सारे फिल्म स्टारों और बहुत सारे नेताओं के साथ उनके फोटोग्राफ हैं। अब मैं क्या बोलता? मैंने कहा प्रभु, अगर फिल्म स्टारों और नेताओं के साथ फोटोग्राफ की जरूरत हो तो बहुत सारे फिल्म स्टार और नेता मेरे क्लाइंट हैं, वास्तु सलाह लेते हैं। जिन फोटो की बात कर रहे हैं, पैसे दे करके फोटो खिंचाए जाते हैं, जुगाड़ करके फोटो खिंचाए जाते हैं। यह उनके क्लाइंट नहीं है। कोई भी अच्छा प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, या वास्तु वाला हो, ज्योतिषी हो, वो अपने क्लाइंट के साथ फोटो नहीं खिंचाता है, क्योंकि एक प्राइवेसी होती है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो फिर मैंने कहा नंबर दीजिए। तो जिन सज्जन जो उनके वास्तु कंसल्टेंट से उनसे बात की मैंने। तो फिर बात करके तो उनको वास्तु का मैं क्या बताऊं, एबीसी भी नहीं मालूम था। मैंने मर्मस्थान बोला कि प्रोजेक्ट का मर्मस्थान, तो उन्होंने वो शब्द ही कभी नहीं सुना था। और आजकल भेड़ चाल में 99% वास्तु वाले वो हॉबी वाले हैं, 5 दिन के कोर्स वाले हैं, और मीडिया अपने पैसे के बल पर मीडिया पे छाने वाले हैं, टीवी पर आने वाले हैं। उन्हीं में से उस भेड़ चाल वालों में से एक सज्जन होते हैं। अब मैं नाम उनका लेना नहीं चाहता। अब तक वो करीब 300-400 नेताओं और अभिनेताओं के साथ फोटो खिंचा चुके हैं। तो खैर, तो वो मन को सुपरटेक वालों को बताया कि सारा कुछ गलत दिशा में जा रहा है, एकदम गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, और कंस्ट्रक्शन काफी गति से ऊपर बढ़ता चला गया। तब तक RWA जो सुपरटेक जो एमराल्ड कोर्ट जिस कैंपस में यह दोनों बिल्डिंगें बन रही थी, उसका RWA को थोड़ी सफलताएं मिलने लगी। तो मैंने RW वालों से संपर्क किया।
एक जैन साहब थे, काफ़ी सक्रिय थे, किसी मित्र के थ्रू मुलाकात हुई मित्र के माध्यम से। तो उनसे ने कहा कि देखिए ये पूरा का पूरा ये रास्ता विध्वंस की तरफ जा रहा है। उस समय ही इसकी कीमत जो है, अरे सुपरटेक ने करीब 200-300 करोड़ रुपए लगा चुके थे और थोड़ा और कीमत बढ़ चुकी। अब आज जब ये गिरा है तो इसकी कीमत जो है बाजार मूल्यों से 1000 करोड़ की हो चुकी है। अ, थी। और इसका ऊंचाई 100 जो है, आप सोचिए कि 103 जो है फीट है। और अगर इसका देखेंगे कुतुब मीनार की 73 फीट है, तो आपको इसका थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कितनी ऊंची बिल्डिंग ये रहती है जो है। तो जैन साहब से कहा, जैन साहब ने कहा कि नहीं। हमने कहा कि देखिए एक बीच का रास्ता निकल सकता है, मैं इसका वास्तु समाधान निकाल दूंगा। और ये केवल नुकसान सुपरटेक का नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर का नहीं हो रहा है, ये देश का नुकसान हो रहा है। ये जो इतने 300-400 करोड़ रुपए जो अगर आप पीछे पड़े हुए हैं, कल को बहुत नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इसका वास्तु समाधान निकाल सकता हूँ। एक मिल बैठ करके अगर मैं समाधान निकाल दूँगा, तो ये जो नकारात्मक प्रभाव जो पूरा पड़ रहा है, ये पूरा हो सकता है। तो जैन साहब ने कहा कि नहीं, हमें सुपरटेक को सबक सिखाना ही है, यह गलत हुआ है, अवैधानिक है। अच्छा देखिए, ऐसे मैं ज्योतिषी और वास्तु कंसल्टेंट की तरह मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में वैधानिक अवैधानिक नहीं आता है। कोई डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति आया है जिसका हार्ट का ऑपरेशन करना है, तो ये थोड़ी देखता है कि ये आदमी दिल का अच्छा है या बुरा है। तो इसी तरह से मैं एक वास्तु कंसल्टेंट की तरह मैं सोचता था कि यह जो है, ये समस्या एक बहुत बड़ी है। यह एक कैंपस की इसकी समस्या है, इसका समाधान निकलना चाहिए। लेकिन जैन साहब ने कहा नहीं, मैं और मेरी आरडब्ल्यूए किसी भी समाधान के लिए उत्सुक नहीं है। तो मैंने फिर यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू कर दिया, बड़े-बड़े वीडियो। और उस समय जिस तरह से मैं कैमरा के प्रति उतना ज़्यादा जो है अभ्यस्त नहीं था, तो जैसे-तैसे वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा विस्तार से मैं बता रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट में वास्तु की क्या कमियाँ हैं। फिर एक और वीडियो, इस प्रोजेक्ट में वो फेंग शुई की क्या कमियाँ हैं, वो चलता रहा। फिर वीडियो मैंने नोएडा अथॉरिटी को, सुपरटेक वालों को भेजा कि लो भाई देखो, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। फिर भी मैं वीडियो डालता रहा, संपर्क करता रहा, हर तरह संपर्क मैंने किया कि नहीं, अभी भी मैं इतना सक्षम हूँ, समाधान कर सकता हूँ, वास्तु का समाधान कर सकता हूँ। कई बिल्डरों को मैंने गड्ढे से बाहर निकाला है, डूबते हुए बिल्डरों को जो है, जेल जाते हुए बिल्डरों को मैंने बाहर निकाला है। मैंने कहा इसका समाधान निकाल दूंगा। फिर एक अनोखा प्रस्ताव किया कि मैं इसका कुछ शुल्क भी चार्ज नहीं करूंगा, फ्री कर दूंगा। क्योंकि फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ये देश का नुकसान है। ये जो 1000 करोड़ का संसाधन गया है, यह देश का नुकसान है। लेकिन इतने बावजूद भी जो है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर सुपरटेक एकदम से ही उलझ गया। अच्छा, मैंने प्रेडिक्शन किया था कि सुपरटेक के लिए यह बहुत विध्वंसकारी होने वाला है। आज सुपरटेक दिवालिया हो गया है। तमाम तकलीफें जो है उनके ऊपर आ गई है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई है। तो जब गलत कार्य चलता है, तो चक्र चलता है, तो फिर उसकी सीमा नहीं होती है। किस किस को प्रभावित करेगा। जितने कितने इन्वेस्टर जो है इसमें मारे गए, उनको कुछ भी कंपेसेशन नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन अभी तक मिला नहीं, मुझे मालूम है। क्योंकि मैं तो पूरे नोएडा क्या, पूरे देश का, बाहर विदेशों का भी सुख दुख सुनता रहता हूं, तो नहीं मिला है। तो अंत में क्या करेगा मेरे जैसा एक वास्तु कंसल्टेंट, एक ज्योतिषी, एक जो है, क्या करे। और फिर सारे जब मेरे प्रस्ताव फेल हो गए, फिर मैंने संपर्क फिर नए सिरे से किया, नए सिरे से किया, नए सिरे से किया। हर तरह की सहायता का वचन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आज इस देश का 1000 करोड़ मैं बोलूं, 1000 करोड़ जो है, आज धूल-धूसरित हो चुका है। ये है कहानी। कभी कभी सकारात्मक सोच करने वालों की जीत नहीं होती। निःशुल्क प्रस्ताव था, किसके लिए? मेरा एक पैसा सुपरटेक इन्वेस्टमेंट नहीं था।
नहीं मेरा कोई नोएडा अथॉरिटी मिस्टेक है। किसके लिए मैं कर रहा था? तो जो आज ये बिल्डिंग गिरी है, यह वास्तु के नियमों के विरुद्ध बनी हुई, यह मेरे अरमानों की गिरी बिल्डिंग है। और अगर मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा दुखी हूं, तो मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि मेरे प्रयासों पर यह बिल्डिंग नहीं गिरी है, मेरे प्रयासों की बिल्डिंग गिरी है। मेरे प्रयासों की बिल्डिंग, मेरे प्रयासों की बिल्डिंग। नमस्कार।